वेरियंट्स द्वारा प्रकाशित। स्वीकृति और आसन युद्ध। जियांग ने एक सख्त दैनिक का पालन किया, अपने कार्यों को परिश्रम और अटूट समर्पण के साथ पूरा किया। उसने कभी शिकायत नहीं की, कभी अपनी जिम्मेदारियों पर सवाल नहीं उठाया। वह बस शांत दृढ़ संकल्प के साथ काम करती रही। वेनशिया लंबे समय से चुपचाप उसे देख रहा था। हालांकि वह बाहरी तौर पर शांत और दूर रहता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिमाग में एक विचार पनपने लगा था। शायद जियांग को अपना शिष्य बनाने का समय आ गया था। बदलाव की सुबह। एक सुबह जब लकड़ी की खिड़कियों से सुनहरी धूप अंदर आ रही थी, जियांग वेनशिया के अध्ययन कक्ष में पुस्तकों की सफाई और व्यवस्था करने में व्यस्त थी। उसके छोटे छोटे हाथ सावधानी से अलमारियों की धूल साफ कर रहे थे, यह सुनिश्चित कर रहे थे कि सब कुछ सही क्रम में हो। वह प्रत्येक पुस्तक को सम्मान के साथ देखती थी, मानो उनमें दुनिया का ज्ञान समाहित हो। उसे पता भी नहीं था कि वेनशिया चुपचाप कमरे में घुस आया था और अपनी लकड़ी की मेज के पास बैठ गया था। वह उसे एक पल के लिए देखता रहा, उसकी तीखी लेकिन शांत आंखें उसकी हरकतों का अध्ययन कर रही थी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद वह आखिरकार बोला, जियांग, उसने धीरे से पुकारा। चौंककर वह जल्दी से पलटी और सम्मानपूर्वक झुकी। हाँ, मास्टर वेनशिया। मेरे लिए चाय लाओ, उसने अनुरोध किया, उसकी आवाज स्थिर और अस्पष्ट थी। बिना किसी हिचकिचाहट के जियांग ने सिर हिलाया। उसने अपनी सफाई को एक तरफ रखा, चाय के सेट पर चली गई और सावधानी से चाय तैयार की। वह उसके सामने बैठी, भाप से भरे तरल को एक छोटे चीनी मिट्टी के कप में डाला और फिर दोनों हाथों से उसे पेश किया। वेनशिया ने कप लिया, धीरे धीरे घोंट लिया और फिर एक सरल शब्द कहा, ठीक है। जियांग ने असमंजस में आंखें झपकाई। चाय? क्या यह ठीक है? वेनशिया ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। हम चाय के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जियांग ने भौहें सिकोड़ी, उसका दिमाग तेजी से घूम रहा था। लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ, उसकी आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं। क्या इसका मतलब है, आप मुझे अपना छात्र स्वीकार करते हैं? उसने पूछा, मुश्किल से अपनी खुशी को रोक पा रही थी। वेनशिया ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, एक दुर्लभ, लगभग अगोचर इशारा। फिर भी जियांग के लिए वह छोटा सा भाव बहुत कुछ कह गया। उसका दिल खुशी से उछल पड़ा और बिना कुछ कहे वह अपने पिता को खोजने के लिए कमरे से बाहर निकल गई। जब उसने उसे खबर सुनाई तो उसका चेहरा गर्व से चमक उठा। उसने अपना हाथ उसके सिर पर रखा, उसकी आवाज गर्मजोशी से भरी हुई थी। तुमने कड़ी मेहनत की है, मेरे बच्चे। यही वह रास्ता है जिस पर तुम्हें चलना था। मास्टर वेनशिया के अधीन अच्छी तरह प्रशिक्षण लो और हमें गौरवान्वित करो। अपने पिता के आशीर्वाद से एक शिष्य के रूप में जियांग की यात्रा वास्तव में शुरू हुई। एक शिष्य का मार्ग। उस दिन के बाद से जियांग वेनशिया के मार्गदर्शन में रहने लगी और प्रशिक्षण लेने लगी। उसने सोचा था कि प्रशिक्षण कठिन होगा, लेकिन वास्तविकता उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा कठोर साबित हुई। सुबहें बहुत कठोर थी। वेनशिया उसे भोर से पहले जगा देती थी, जिससे उसे आलस्य करने का कोई समय नहीं मिलता था। उसे पथरीले रास्तों पर लंबी दूरी तक दौड़ना पड़ता था। हर कदम पर उसके पैर दर्द करते थे। तलवार चलाने की ट्रेनिंग से उसके हाथ चोटिल और दर्दनाक हो गए थे, और ध्यान ने उसके धैर्य की परीक्षा ली, जिससे उसे घंटों तक स्थिर बैठना पड़ता था। शुरू में उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा। उसकी हरकतें अनाड़ी थी, उसके प्रहारों में सटीकता की कमी थी और उसका ध्यान डगमगाता था। वेनशिया हालांकि धैर्यवान थे, लेकिन एक सख्त शिक्षक थे। वह कभी भी उसकी गलतियों को सुधारने में हिचकिचाते नहीं थे, कभी कभी तीखी फटकार के माध्यम से। एक शाम उसने उसे तलवार चलाने का अभ्यास करते हुए देखा और कहा, तुम्हारी पकड़ बहुत कमजोर है। अगर तुम अपनी तलवार ठीक से नहीं पकड़ सकती, तो तुम खुद का बचाव कैसे कर पाओगी? जियांग ने अपने होंठ काटे और अपनी पकड़ मजबूत कर ली, कमजोरी न दिखाने का दृढ़ निश्चय किया। थकावट के बावजूद, डांट फटकार के बावजूद उसने कभी शिकायत नहीं की। इसके बजाय वह मुस्कुराई, एक सच्ची, दृढ़ मुस्कान। वह वेनशिया का बहुत सम्मान करती थी और मजबूत बनने के लिए किसी भी कठिनाई को सहने को तैयार थी। समय के साथ उसके प्रयासों ने फल दिया। उसका रुख बेहतर हुआ, उसके वार तेज और सटीक हुए और उसकी सहन शक्ति बढ़ी।
एक समय की अजीबोगरीब लड़की जो मुश्किल से तलवार पकड़ पाती थी, अब शालीनता और नियंत्रण के साथ आगे बढ़ रही थी। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वह एक सच्ची साधक में बदल रही थी। एक स्वर्गीय आह्वान। एक भाग्यशाली दिन वेन शिया को स्वर्ग से एक जरूरी बुलावा आया। जियांग को उसकी ट्रेनिंग पर छोड़कर वह स्वर्गिक क्षेत्र में चला गया, जहां स्वर्गीय देवता बड़ी चिंता के साथ उसका इंतजार कर रहे थे। मेरे पास तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है, वेन शिया, स्वर्गीय भगवान ने कहा। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। राक्षस एक हमले की योजना बना रहे हैं, या तो स्वर्ग पर या पृथ्वी पर। उन्हें किसी तरह तत्व शक्ति पत्थर के बारे में पता चल गया है, और वे इसे प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने से नहीं चूकेंगे। वेन शिया की आंखें सिकुड़ गईं। तत्व शक्ति पत्थर, मुझे लगा कि इसका अस्तित्व एक रहस्य है। यह था, स्वर्गीय भगवान ने पुष्टि की, लेकिन किसी ने इसका स्थान लीक कर दिया होगा। हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि राक्षस कोई दया नहीं दिखाएंगे। तुम, वेन शिया, केवल एक ही हो जो राक्षस राजा ज़ोहुआन को रोकने में सक्षम हो। ज़ोहुआन का नाम सुनते ही कमरे में सिहरन दौड़ गई। राक्षस राजा अपनी क्रूरता के लिए बदनाम था, दया से रहित। वह केवल प्रभुत्व चाहता था। उसका नाम ही सबसे बहादुर योद्धाओं के दिलों में डर पैदा करने के लिए पर्याप्त था। अपनी युवा शक्ल सूरत के बावजूद, जो 22 साल से ज्यादा उम्र का नहीं था, ज़ोहुआन के पास अथाह शक्ति थी। उसका दुबला पतला शरीर भ्रामक था, क्योंकि उसके अंदर पहले कभी नहीं देखी गई जादुई क्षमताएं थी। उसे हराना कई लोगों के लिए असंभव काम था। वेन शिया का जबड़ा गुस्से से कस गया। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमें फिर से धमकाने की? इस बार हम उसे नहीं छोड़ेंगे। स्वर्ग ने युद्ध की तैयारी में कोई समय बर्बाद नहीं किया। स्वर्गीय योद्धाओं ने अपने पवित्र क्षेत्र की रक्षा के लिए खुद को तैयार कर लिया। हर सैनिक सतर्क खड़ा था, यह विश्वास करते हुए कि ज़ोहुआन की सेना पहले स्वर्ग पर हमला करेगी। हालांकि ज़ोहुआन मूर्ख नहीं था। दानव राजा की चालाकी। जबकि स्वर्ग आक्रमण के लिए तैयार था, ज़ोहुआन ने एक अलग रणनीति तैयार की। हम स्वर्ग पर हमला नहीं करेंगे, उसने अपने जनरलों से कहा। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। इसके बजाय हम पृथ्वी पर हमला करेंगे। आइए देखें कि वे अपनी कीमती दुनिया की रक्षा कैसे करते हैं। और इसलिए, बिना किसी चेतावनी के, उसकी सेना एक तूफान की तरह धरती पर उतरी और अपने साथ विनाश लेकर आई। आग की लपटों ने गांवों को जला दिया, नदियां खून से लाल हो गईं, और भयानक चीखें पूरे देश में गूंज उठी। फिर भी ज़ोहुआन खुद युद्ध में शामिल नहीं हुआ। इसके बजाय उसने एक नश्वर का वेश धारण किया और मानव दुनिया में सहज रूप से घुल मिल गया। उनके बीच बिना किसी की नजर में आए, उसने निरीक्षण किया, गणना की और कार्रवाई करने के लिए सही समय का इंतजार किया। निंजिंग पर्वत के रक्षक। पृथ्वी पर निंजिंग पर्वत के साधक संकट का सामना करने वाले पहले लोगों में से थे। गुरु और शिष्य समान रूप से एकत्रित हुए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार। कुछ अनुभवी योद्धा थे, जबकि अन्य नौसिखिए थे जो अभी भी साधना की मूल बातें सीख रहे थे। फिर भी सभी का एक ही लक्ष्य था, अपने लोगों की रक्षा करना, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। जैसे ही राक्षस सेना निकट आई, वे हथियार खींचकर एक साथ खड़े हो गए और अपनी अंतिम सांस तक लड़ने के लिए तैयार हो गए। पृथ्वी के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, उत्तरजीविता के लिए। अध्याय 5 चेरियट्स द्वारा प्रकाशित। सभी साधक युद्ध के लिए तैयार थे। जियांग, जो शामिल होने के लिए उत्सुक थी, ने उनके साथ लड़ने की भीख मांगी, लेकिन सभी ने मना कर दिया। उसने अभी अभी अपना प्रशिक्षण शुरू किया था और उसके पास आवश्यक ज्ञान और अनुभव की कमी थी। उसके माता पिता उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित थे। उन्होंने उसे छिपे रहने का निर्देश दिया। श्री ली युद्ध के मैदान में जाने के लिए तैयार हो गए और अपनी पत्नी मैडम ली से कहा कि वे पीछे ही रहें। लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा, मैं भी आऊंगी। मैं भी एक साधक हूं और युद्ध कर सकती हूं। उनके दृढ़ संकल्प को देखकर श्री ली ने नरमी दिखाई और दोनों एक साथ प्रस्थान करने के लिए तैयार हो गए। जाने से पहले वे जियांग की ओर मुड़े, जो हताश होकर विनती कर रही थी, कृपया मुझे पीछे मत छोड़ो। मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। उसके पिता ने धीरे से लेकिन दृढ़ता से कहा, जियांग, तुम्हें यहीं रहना होगा। तुमने अभी अभी साधना और लड़ाई सीखना शुरू किया है। राक्षस बहुत खतरनाक और निर्दयी हैं।
वे तुम्हें नुकसान पहुंचाने में संकोच नहीं करेंगे। घर में छिप जाओ और जब तक हम वापस नहीं आते बाहर मत आना। उसके विरोध के बावजूद उन्होंने प्यार से अपना फैसला समझाया और उसे एक कमरे में बंद कर दिया ताकि वह उनके पीछे न आए। जियांग रोती रही और दरवाजा पीटती रही, चिल्लाती रही, मुझे यहाँ से जाना है, मैं मदद करना चाहती हूँ। उसकी माँ ने उसकी चीखें सुनी, वह भी रो पड़ी, लेकिन उसे पता था कि अपनी बेटी को सुरक्षित रखने का यही एकमात्र तरीका था। इस बीच युद्ध शुरू हो गया। राक्षसों ने पूरी ताकत से हमला किया, जिससे साधक चौंक गए। शुरुआती हमले में कई लोग घायल हो गए, लेकिन वे जल्दी से फिर से संगठित हो गए और जमकर मुकाबला किया। युद्ध का मैदान अराजक था। शक्तिशाली साधकों ने अपनी भूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ दे दिया। साधक बहादुर थे, लेकिन राक्षस बहुत शक्तिशाली थे। उनकी काली ऊर्जा सबसे कुशल योद्धाओं को भी पराजित कर देती थी। जब साधक उम्मीद खोने लगे, तभी वेनशिया अमर लोगों के एक समूह के साथ आ पहुंचा। वेनशिया के पास पौराणिक दिव्य रक्त तलवार थी, जो इतनी शक्तिशाली थी कि वह एक ही वार से हजारों राक्षसों को नष्ट कर सकती थी। उसे देखकर सभी का उत्साह बढ़ गया। हालांकि राक्षस उसकी उपस्थिति से कुछ क्षण के लिए हिल गए, लेकिन उन्होंने अपना डर छिपाया और लड़ाई जारी रखी। अपनी तलवार के एक ही झटके से वेनशिया ने राक्षसों की एक भीड़ को परास्त कर दिया और कई साधकों को बचा लिया। बचे हुए राक्षसों की ओर मुड़ते हुए उसने चेतावनी दी, अगर तुम अभी चले गए तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, लेकिन अगर तुम रुके तो मैं तुम में से हर एक को नष्ट कर दूंगा। कुछ राक्षस हिचकिचा रहे थे, उनके दिलों में डर समा गया था। वे दो खतरों के बीच फंस गए थे, पीछे हटना और अपने स्वामी के क्रोध का सामना करना, या वहीं रहना और वेनशिया के हाथों मरना। जबकि कुछ भाग गए, अन्य लड़ने के लिए रुके, किसी चमत्कार की उम्मीद में। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, ज्यादातर राक्षस हार गए। अचानक युद्ध के मैदान में एक आज्ञाकारी आवाज गूंजी। यह यांगली था, जो जोहुआन का भरोसेमंद लेफ्टिनेंट था। उसने राक्षसों को पीछे हटने का आदेश दिया और एक धूर्त मुस्कान के साथ वेनशिया के पास पहुंचा। लड़ाई अब रुकती है, यांगली ने घोषणा की। मेरे पास जोहुआन का संदेश है। यदि आप एलिमेंट पावर स्टोन नहीं सौंपते हैं, तो हम पृथ्वी और स्वर्ग दोनों को नष्ट कर देंगे। वेनशिया ठंडी हंसी हंसा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? क्या तुम अपनी जान को इतना कम महत्व देते हो? उसने वार करने के लिए अपनी तलवार उठाई, लेकिन यांगली प्रतिक्रिया करने से पहले ही गायब हो गई। इस बीच अपने कमरे में बंद जियांग ने भागने की योजना बनाई। उसने घर के पीछे की खिड़की तोड़ दी और जंगल की ओर भागते हुए बाहर निकल गई। उसे विश्वास था कि युद्ध के मैदान में पहुंचकर वह अपने माता पिता को बचाने में मदद कर सकती है। घने जंगल में भागते हुए वह एक पेड़ के नीचे शांति से सो रहे एक लड़के पर अचानक रुक गई। उसकी शांति देखकर वह चौंक गई और उसे हिलाकर जगा दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने डांटा। जब युद्ध चल रहा है तो तुम इतने आराम से कैसे सो सकते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि राक्षस किसी भी समय हमला कर सकते हैं? उठो और अपनी रक्षा करो या सोने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढो। लड़के ने धीरे से अपनी आंखें खोली और देखा कि जियांग उसके सामने खड़ी है। वह एक छोटी लड़की थी, लगभग 15 या 16 साल की, हल्के बैंगनी रंग के कपड़े पहने हुए। उसका गोरा रंग और चमकदार मुस्कान उसे अव्यवस्था के बीच भी उज्जवल दिख रही थी। वह एक क्षण तक उसे घूरता रहा, फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ क्यों हो? धीरे से मुस्कुराते हुए जियांग ने जवाब दिया, मैं जियांग हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे सुरक्षित रखने के लिए एक कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन मैं भाग निकला। मैं उनके बारे में चिंतित हूँ और उनकी मदद करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ आओगे? लड़के ने उत्तर देने से पहले उसे ध्यान से देखा। तुम्हारे माता पिता ने सही काम किया। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। तुमने अभी तक उचित साधना भी शुरू नहीं की है। तुम राक्षसों से कैसे लड़ोगी? जियांग का चेहरा थोड़ा उतर गया, लेकिन वह दृढ़ रही। मुझे परवाह नहीं है, वे मेरे परिवार हैं और मुझे उनकी रक्षा करनी है। लड़का उठकर बैठ गया और आह भरते हुए बोला, तुम बहादुर हो, यह मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन अकेले बहादुरी से लड़ाई नहीं जीती जा सकती। मुझे इस बारे में सोचना चाहिए। और इस प्रकार दोनों पेड़ के नीचे एक साथ बैठ गए, क्योंकि युद्ध और भी करीब आ गया था। अध्याय 6 चेरियट्स द्वारा प्रकाशित। अराजकता और साहस। जियांग के पीछे खड़े लड़के ने उसे वहां न जाने की चेतावनी दी,
उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। उसने आग्रह किया, यह तुम्हारे लिए जगह नहीं है, लेकिन उसके शब्दों ने उसके दृढ़ संकल्प को और बढ़ा दिया। तुमने मुझे भी नहीं जाने को कहा था, जियांग ने विद्रोही स्वर में उत्तर दिया। लेकिन मुझे जाना ही होगा। ऐसा कहकर वह उसके विरोध को अनदेखा करते हुए अपने पैरों को जमीन पर पटकते हुए आगे बढ़ गई। पीछे से लड़का उसे एक फीकी मुस्कान के साथ देख रहा था। इतनी कम उम्र के लिए इतनी बहादुरी। जब जियांग युद्ध के मैदान में पहुंची तो उसका दिल बैठ गया। जमीन घायलों और मृतकों से अटी पड़ी थी। खून से लथपथ मिट्टी, दर्द की चीखें हवा में भरी हुई थी और मौत की बदबू भारी थी। डर ने उसे जकड़ लिया, लेकिन उसने इसे दूर धकेल दिया। अपने माता पिता की तलाश में पागलों की तरह दौड़ पड़ी। अराजकता में उसकी नजर एक परिचित व्यक्ति पर पड़ी, उसके शिक्षक वेन शिया। आशा की एक झलक। वह दौड़कर उसके पास गई, उसकी आवाज कांप रही थी। गुरुजी, क्या आपको चोट लगी है? वेन शिया ने उसे वहां देखकर चौंक कर मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया और उसने डांटते हुए कहा, जियांग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह जगह बहुत खतरनाक है। मैं अपने माता पिता को नहीं ढूंढ पा रही हूँ, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज डर के बोझ से फट रही थी। वेन शिया की नजर नर्म पड़ गई और उसने जल्दी से उस क्षेत्र को देखा। वे वहां हैं, पेड़ के पास। उन्हें देखते ही उसे राहत की लहर दौड़ पड़ी। वह उनकी ओर दौड़ी, उसके पैर मुश्किल से उसे संभाल पा रहे थे। उसके पिता को कोई चोट नहीं आई, लेकिन उसकी माँ पीली और कमजोर दिख रही थी। जियांग अपने माता पिता की बाहों में गिर पड़ी, राहत की सांस लेते हुए रोने लगी। 3. जहर का अभिशाप। घर पर मैडम ली को बिस्तर पर लिटाया गया और उनकी जांच के लिए एक डॉक्टर को बुलाया गया। एक लंबी चुप्पी के बाद डॉक्टर ने आखिरकार बात की। उसकी आवाज गंभीर थी। घाव जहरीला है। जहर धीमा है लेकिन अपंग कर देता है और इसका कोई ज्ञात मारक नहीं है। यह समय के साथ उसके हाथों को पूरी तरह से अक्षम कर देगा। ये शब्द जियांग के दिल पर ब्लेड की तरह लगे। नहीं, वह नहीं कर सकती, वह नहीं करेगी। उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे और उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। श्रीली, जो हमेशा ताकत के स्तंभ रहे हैं, ने उसे दिलासा दिया। वह एक योद्धा है, जियांग। वह हार नहीं मानेगी और न ही हम इसका इलाज ढूंढ लेंगे। डॉक्टर ने कुछ हिचकिचाहट के बाद कहा, एक उम्मीद है। रोंगजी नामक एक दुर्लभ जड़ी बूटी, जो केवल ग्रीन पैराडाइज पर्वत पर पाई जाती है, जहर को बेअसर कर सकती है। लेकिन यात्रा जोखिम भरी है और पहाड़ भी कठोर है। वहां जाने वाले बहुत कम लोग कभी वापस लौट पाते हैं। 4. एक बेटी का दृढ़ संकल्प। मैं जाऊंगी, जियांग ने तुरंत कहा, उसकी आवाज स्थिर थी। नहीं, श्रीली ने दृढ़ता से कहा, यह बहुत खतरनाक है। मैं तुम्हें खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। पिताजी, आपको यहीं रहना होगा और माँ और कबीले की देखभाल करनी होगी। मैं यह कर सकती हूँ, जियांग ने विनती की। उसकी आंखें दृढ़ निश्चय से चमक रही थी। एक पल के लिए श्रीली ने उसे देखा, उसका दिल गर्व और दर्द दोनों से भारी था। अंत में उसने सिर हिलाया। बहुत अच्छा, लेकिन आप अकेले नहीं जाएंगे। ली मिंग आपके साथ जाएगा। जियांग ने सहमति जताई। भाई ली मिंग मेरी रक्षा करेंगे, चिंता मत करो। 5. मार्गदर्शन प्राप्त करना। यात्रा शुरू करने से पहले जियांग वेन शिया से आशीर्वाद लेने गई। उसने पाया कि वेन शिया अकेले बैठे हैं, उनका चेहरा शांत लेकिन विचारशील है। गुरुजी, मैं रोंगजी जड़ी बूटी खोजने के लिए ग्रीन पैराडाइज माउंटेन जा रहा हूँ। मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। वेन शिया ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है कि वह जगह कितनी खतरनाक है? तुम्हारे साथ कौन जा रहा है? ली मिंग, जियांग ने उत्तर दिया। यह काफी नहीं होगा, वेन शिया ने दृढ़ता से कहा। मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, जियांग ने कहना शुरू किया, लेकिन वेन शिया ने उसे बीच में ही रोक दिया। आपकी आध्यात्मिक शक्ति अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई है। अगर खतरा आएगा तो आप अकेले उसका सामना कैसे करेंगे? इसके अलावा उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, उस क्षेत्र में मेरा कुछ काम अधूरा है। यह समझते हुए कि वह उसे रोक नहीं सकती, जियांग ने सिर हिलाया। धन्यवाद, गुरुजी। 6. एक यात्रा शुरू होती है। अपने पिता के अनिच्छुक आशीर्वाद, अपने शिक्षक के मार्गदर्शन और अपने स्वयं के अडिग संकल्प के साथ जियांग ने आगे की यात्रा के लिए तैयारी की। ग्रीन पैराडाइज माउंटेन उसका इंतजार कर रहा था। खतरे,
रहस्य और शायद उम्मीद की जगह। उसे पता नहीं था कि यह यात्रा न केवल उसके साहस की परीक्षा लेगी, बल्कि उसके लिए एक ऐसी नियति भी लेकर आएगी जो उसकी कल्पना से भी कहीं अधिक महान होगी। उन्नत हाइलाइट्स। 1. प्रवाह अधिक सहज है तथा बेहतर जुड़ाव के लिए भावनात्मक क्षणों पर जोर दिया गया है। 2. संवाद अधिक स्वाभाविक है, जो पात्रों को गहराई प्रदान करते हैं। 3. परिवेश और विषय वस्तु स्पष्ट रूप से स्थापित,